हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी में। तो आज हमारा हिंदी टॉप 30 एमसीक्यूज का छठा दिन है, जिसमें हम लोग आज हिंदी के टॉप 30 जो और आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा आप लोग। और अगर इस सारे क्लासेस के अगर पीडीएफ नोट्स आप सभी लोग को चाहिए तो हम आपको पहले भी बता दिए, तो हमारे एसएस लोकर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग हमारे इस सारे जितने भी हिंदी के क्लासेस चल रहे हैं उसके पीडीएफ नोट्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं फ्री में, ठीक ना। तो आज हमारा जो छठा क्लास का पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि वैध का विलोम क्या होगा। वैध का विलोम शब्द क्या होगा? तो वैध का अगर हम विलोम शब्द की बात करेंगे तो वैध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा, ठीक ना। पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैध का विलोम शब्द अवैध होगा, ठीक। इसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर की, जिसमें कहा जा रहा है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, इसको याद रखिएगा आप लोग कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ने धन अन बराबर नयन का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ने धन अन बराबर क्या होता है? नयन होता है हमारा, ठीक ना। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही होगा, ठीक। इसके बाद आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन को, जिसमें कहा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, ठीक। नामवर सिंह होंगे कि बालकृष्ण भट्ट होंगे कि जे कृष्णमूर्ति होंगे या उदय प्रकाश होंगे। तो अगर ऐसा प्रश्न दे कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन होंगे, तो आंख बंद करके आप लोग बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत पाठ के जो है रचनाकार, और आप सभी लोग को याद भी होगा पहला पाठ ही है गदखंड का। बातचीत के लेखक जो है या निबंधकार कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग चौथा नंबर, जिसमें दे रहा है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो आनंदित, फिर इसमें इत आ रहा है आनंदित। तो अगर चौथा नंबर प्रश्न की बात करेंगे हम लोग तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है? इत प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय का मतलब बताइए थे कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो अंत में लगा हुआ है आनंदित में, तो आनंदित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद आगे देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न को, जिसमें कहा जा रहा है कि अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अगर अर्थ की बात करेंगे हम लोग तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो मूर्ख होना हो जाएगा, ठीक है। चालाक होना होगा नहीं, ठीक। दृष्टिहीन होना होगा नहीं, तो मूर्ख होना होगा, ठीक ना। अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख होना, ठीक। तो पांचवा नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन को हमारा, जिसमें कहा जा रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो यहाँ हम इन चारों में से छाटेंगे, ठीक। जिसमें पहला नंबर पर है नूतन ब्रह्मचारी। तो नूतन ब्रह्मचारी तो ये तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो ये होगा नहीं। दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान, ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो ये भी होगा नहीं। सद्भाव का भाव, ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो यही ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा 6 नंबर प्रश्न का यह सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन को, जिसमें 7वां नंबर में कहा जा रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनों के साथ हुआ था, ठीक ना। जर्मनों के साथ जो है ये लोग युद्ध लड़े थे। अभी कहाँ की घटना का पूछ रहा है? तो उसने कहा था, उसने कहा था, कहानी जो था वहां से पूछा जा रहा है कि भारतीय सिपाहियों के साथ जो है किसके साथ युद्ध हुआ था? तो जर्मन सिपाहियों के साथ जो युद्ध हुआ था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 7वां नंबर प्रश्न का ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 8वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जिसमें दे रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो किस अस्पताल में हुआ था? तो विलिंगडन नर्सिंग होम में जो है दिनकर जी का निधन हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही हो जाएगा 8वां नंबर का,
ठीक ना। इसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन की, जिसमें दे रहा है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो किस कृति पर, तो उनको उर्वशी जो उनकी रचना थी उस पर इन्हें जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था, ठीक ना। उर्वशी रचना पर इन्हें जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और संस्कृति के 4 अध्याय इनकी रचना उस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये दोनों याद रखना है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे तो उर्वशी होगा, और पूछेगा कि संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को जो कौन सा कृति दिया गया, तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था उस रचना पे, तो यहाँ उर्वशी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक, 10वां नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 10वां नंबर प्रश्न में दे रहा है कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है, तो इसमें हमको छांटना है। जिसमें पहला नंबर ऑप्शन कर रहा है अपने अपने अजनबी, दूसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है कि भग्नदूत, तीसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है कि एक बूंद सहसा उछली, और तीसरा कर रहा है, चौथा नंबर ऑप्शन कर रहा है तिरिच। तो अगर हम अज्ञेय जी की रचना की बात करेंगे तो पहला नंबर तो उन्हीं की रचना है, दूसरा नंबर भी उन्हीं की रचना है, तीसरा नंबर भी उन्हीं की रचना है, तो ये तीनों होगा नहीं क्योंकि उनके द्वारा लिखा गया। लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन उनकी रचना नहीं है, तो कौन नहीं है, तो तिरिच है। तिरिच क्योंकि किसकी रचना है, तो उदय प्रकाश जी की रचना है। तिरिच जो है यह उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है, या उनकी रचना है, तो इसीलिए यह अज्ञेय जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक ना। तो 10वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद बात करेंगे हमारा 11वां नंबर प्रश्न की, जिसमें कहा जा रहा है कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, तो इसको समझना है। तो पहला कह रहा है कि अछूत समस्या, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि सत्याग्रह और हड़तालें, तीसरा कह रहा है कि नवरात्र, और चौथा नंबर कह रहा है मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया कौन सा निबंध नहीं है, तो वो नवरात्र है, ठीक ना। नवरात्र जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया निबंध नहीं है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न की, जिसमें कहा जा रहा है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है। तो तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो नील की खेती से है, ठीक। आप सभी लोग को पता होगा कि जिसमें 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा भाग में जो है 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 12 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। इसी तरह आगे देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन को, जिसमें कहा 12 नंबर प्रश्न था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 12 नंबर था। 13 नंबर की ओर चलेंगे, जिसमें कहा है कि निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन या पड़ोसिन कौन है। तो बिस्नी की पड़ोसन कौन है, तो आप सभी लोग किताब में पढ़े होंगे कि कुंती रहती है, ठीक। कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसन रहती है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिस्नी की पड़ोसन कुंती है। और अगर बिस्नी की बेटी का बात करेंगे, बिस्नी की बेटी का, तो बिस्नी की बेटी कौन थी, तो मुन्नी थी, मुन्नी। और अगर बेटा की बात करेंगे बेटा का, तो बेटा कौन था, तो मानव, ठीक ना। मुन्नी जो है उसकी बेटी थी, और बेटा जो कौन था, मानव था, और उसकी पड़ोसन कौन थी, तो कुंती थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, तो पुस्तक कौन सी हो जाएगी, तो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है इसे जो है नामवर सिंह की रचना या पुस्तक है, और इसी पे उन्होंने क्या किया था, पीएचडी किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बीएचयू से जो है बीएचयू से इन्होंने इसी का पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर जो इन्होंने क्या किया था, पीएचडी किया था पृथ्वीराज रासो की भाषा से, ठीक ना। और पृथ्वीराज रासो क्या है, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवनी के बारे में लिखा गया है, जो किसकी रचना है, तो चंद्रबरदाई के द्वारा ये लिखा गया है। तो आज 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 15वां नंबर को, जिसमें दिया जा रहा है कि जूठन क्या है। जूठन क्या है ये पूछा जा रहा है। तो जूठन क्या होगा, तो जूठन एक हमारा यह आत्मकथा है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये भी आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं कि जूठन किसके द्वारा लिखा गया है, तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा जो ये जूठन पाठ लिखा गया है, ठीक ना। इसके बाद आगे देखेंगे 16वां नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि आपको क्या चाहिए, कौन सा वाक्य है। 16वां नंबर में पूछा जा रहा है कि आपको क्या चाहिए, कौन सा वाक्य, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग 17वें नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो वाक्य है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह कौन सा वाक्य है, ये पूछा जा रहा है हमारा 17 नंबर प्रश्न में। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इच्छा वाक्य या इच्छावाचक वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 17 नंबर प्रश्न का, यह सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 18वें नंबर प्रश्न क्या, जिसमें दे रहा है कि किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है। किसका लेखन, तो ऑप्शन नंबर ए है मोपासो का, लोपेज का, चेखोव का या मलेज का। तो किनका जो है कहा जा रहा है कि लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है। तो किसका, तो लोपेज का। लोपेज जो एक राइटर है, पुनः पूर्ति जो पाठ में जिसमें जो 3 पाठ दिया गया है, तो वहां से ये लिया गया है। तो उनके में से ही एक राइटर लोपेज है, ठीक, तो उन्हीं का यह वाक्य है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 19वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जिसमें कह रहा है कि अदरक शब्द जो है, अदरक शब्द वो क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो अदरक क्या होगा, तो यह हमारा पुल्लिंग होगा, ठीक। तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह आगे देखेंगे 20वां नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि गुस्सा शब्द है। गुस्सा शब्द क्या है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 21वां नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें दे रहा है कि नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निह धन रस। निह धन रस बराबर क्या होता है, नीरस होगा। नीरस क्या होगा, विसर्ग संधि में आएगा। विसर्ग संधि में जैसे हम लोग संधि पढ़ते हैं, तो संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है ना, तो उसी में विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा नीरस। तो नीरस क्या होगा, नि धन रस बराबर क्या होता है, नीरस होता है। तो 21वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 22वां नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें दे रहा है कि कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है। कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है, तो किनका योगदान होगा, तो वो मोपासा का जो है योगदान होगा। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह आगे देखेंगे 23वां नंबर प्रश्न को, जिसमें कह रहा है कि संसार शब्द कौन सा संज्ञा होगा। संसार शब्द कौन सा संज्ञा होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा कि जातिवाचक संज्ञा होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा कि भाववाचक संज्ञा होगा। तो कौन सा संज्ञा होगा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग 24वां नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसमें दे रहा है कि अंतोन चेखोव की कहानी है। अंतोन चेखोव की कहानी कौन सी है, क्लर्क की मौत है कि पेशगी है कि रस्सी का टुकड़ा है या इनमें से कोई नहीं है। तो अंतोन चेखोव की कहानी कौन सी है, तो वो क्लर्क की मौत है। क्लर्क की मौत, ये तीनों जो है पाठ, ये पाठ का नाम है, ये कहाँ से दिया गया, तो प्रतिपूर्ति से। प्रतिपूर्ति जो सेक्शन है हमारा नीचे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ, वहां से ये तीनों पाठ लिया गया है। और इस तीनों में अगर हम सही उत्तर की बात करेंगे तो कौन होगा, तो क्लर्क की मौत होगा। तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें दे रहा है कि गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी देना मुहावरा का अर्थ क्या है। गीदड़ भभकी देना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए का डींग हाँकना, झूठा डर दिखाना, बढ़ा चढ़ाकर बताना या क्षमता से बाहर कार्य करना। तो गीदड़ भभकी का अगर मुहावरे का अगर हम अर्थ समझेंगे तो इसका अर्थ होगा झूठा डर दिखाना। झूठा डर दिखाना जो है हमारा इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। इसके बाद हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसमें दे रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो गया, तो विद्या धन आलय, लिखते हैं ना, विद्या धन आलय। विद्या धन आलय बराबर क्या होता है, विद्यालय होता है। तो यहाँ पे हमारा 26 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर मानेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय होता है। तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 27वां नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें दे रहा है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है घर से बाहर हो जाना, ठीक, भला बुरा न समझना, बहुत क्रोधित होना, व्यर्थ की बातें करना। तो व्यर्थ की बातें तो ये होगा नहीं,
ठीक, पहला बात तो ये 27 नंबर प्रश्न का अगर उत्तर को देखेंगे, पहला नंबर भी कह रहा है कि घर से बाहर होना, ये होगा नहीं। ठीक, भला बुरा ना समझना, ये भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा कि बहुत क्रोधित होना। आप से बाहर होना का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत क्रोधित होना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को 28 नंबर को, जिसमें कह रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो कहां से ली गई है, तो ये संस्यात्मा से संकलित है, याद रखना है। अभी हम जो है कल की क्लास में भी आप सभी को बताए थे कि गांव का घर जो है, जो इसके राइटर कौन थे, ज्ञानेंद्रपति हैं, ज्ञानेंद्रपति हैं इसके राइटर। ठीक, आप लोग को हम बताए थे कि ज्ञानेंद्रपति इसके राइटर है और उन्हीं के द्वारा जो गांव का घर लिखा गया है। और ये कहां से संकलित है, तो संस्यात्मा से यह संकलित है। तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग 29वां नंबर प्रश्न को, जिसमें पूछा गया है कि सूरसागर के कवि कौन है। सूरसागर के कवि कौन है, तो सूरसागर के कवि कौन होंगे, तो सूरदास होंगे। ठीक, बताए भी थे कि सूरसागर दे, साहित्य लहरी दे, सूर सरावली दे, तो ये सभी जो है किसकी रचना होगी, सूरदास की रचना होगी। राधा रसकेली भी पूछे तो वो भी सूरदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 29 नंबर प्रश्न का यह सही उत्तर होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग 30वां नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसमें दे रहा है कि सिपाही की मां कहानी के कहानीकार कौन है। सिपाही के मां कहानी के कहानीकार कौन है, तो कहानीकार कौन होंगे, तो मोहन राकेश होंगे। अब सिपाही की मां पाठ क्या है, तो याद रखना है कि यह एक एकांकी है। सिपाही की मां पाठ क्या है, तो यह एक एकांकी है और इसके राइटर कौन होंगे, मोहन राकेश होंगे। ठीक, तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज हिंदी टॉप 30 एमसीक्यूज का छठा दिन, जिसमें हम लोग टॉप 30 एमसीक्यूज को किए। इसमें आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपने इन 30 एमसीक्यूज में से कुल कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया, या आप सभी लोगों को इन 30 एमसीक्यूज में से कितने प्रश्नों को पहले से पता था। और अगर इस सभी क्लासेज का आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे एसएस लोकर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर फ्री में आप सभी को इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और जो लोग भी अगर इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं तो वो इस क्लास को शेयर करेंगे। और ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।